तीन बेटियां। सरिता के घर में तीन बेटियां थी। दो नौकरी करती तो एक पढ़ाई। अरे दवाई खत्म हो रही है, कोई है जो लेकर आएगा? तभी बड़ी बेटी रिया आ जाती है। हाँ पापा, ये रही आपकी दवाई। अभी खत्म होने में वैसे 2 दिन बाकी है। 2 दिन पहले ना बोले तो कौन सुनेगा? चिल्लाना तो पहले से पड़ता है ना कि सामान खत्म है। अच्छा जल्दी से छोटी चाय बना दे दीदी के लिए। जी माँ। और हाँ, पकोड़े तल लेना, बारिश का मौसम है, मजा आ जाएगा। मैं बाजार से आलू ले आती हूँ माँ, खत्म हो रहे हैं। घर का सारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दोनों बेटियां पढ़ाई के बाद नौकरी कर रही थी और छोटी पढ़ाई, पिता की पेंशन और अपना मकान। लेकिन पास की कमला चाची, और रियासिया की माँ, तुम लोगों को कितने सालों से देख रही हूँ, परेशान ही देखा। भगवान एक बेटा दे देता तो। अब किसी जन्म का कर्म खराब रहा होगा चाची, जो लड़का नहीं हुआ। वैसे काश एक लड़का हो जाता। पास छोटी बैठकर पढ़ रही थी। वो माँ की बात सुनकर किताब बंद कर देती है और खिड़की में खड़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर रवि, जो कि पास ही में रहता है। अरे छुटकी, क्या सारा दिन किताब में नजर गड़ाई रहती है? मैं नकल करना सिखा दूंगा, तू आराम से पास हो जाएगी। आजा, चलना, सब बाहर खेल रहे हैं। तू तो लड़का है, फिर पढ़ता क्यों नहीं? तेरे सर पर तो माँ पिता की जिम्मेदारी भी है ना। कैसी बात कर रही है यार? जिम्मेदारी मेरी नहीं, पिता की है। पिता की क्या जिम्मेदारी, बता। देख, माता पिता लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, उसकी शादी कराते हैं, उसे पढ़ाते भी है ना? हाँ, वो तो सभी माता पिता करते हैं। क्या लड़की की शादी नहीं करते? उसकी भी तो करते हैं ना। हाँ करते हैं, लेकिन क्यों, कैसे? सुन, वो लड़के को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शादी करते हैं कि उसकी बीवी आकर घर संभालेगी। लेकिन बेटियों के लिए कोई स्वार्थ होता है? नहीं ना। तभी तो पैदा होते ही मुंह बन जाता है। अब तू सोच, तू किसी के घर जाए और वो तुझे देखकर मुंह बना ले तो कैसा लगेगा? वो तो पागल होते हैं। बेटियां जीवन भर माँ बाप के लिए सोच ले, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नहीं मानते। बेटे दिन रात निखट्टू बने रहे, लेकिन उम्मीद उन लोगों से फिर भी बहुत होती है ना? चल छोड़ना, तू ये बता कि किस जिम्मेदारी की बात कर रहा था तू पिता की? अरे यही कि अगर बेटे को बुढ़ापे का सहारा और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो अच्छा करना चाहिए ना। छुटकी समझ जाती है कि समाज की सोच क्या है और चाहे जो हो जाए उसे किताब बंद नहीं करनी। तभी वहाँ बड़ी बेटी आ जाती है। माँ, अरे ओ माँ, ये ले मिठाई खा ले। क्या हो गया? लड़का पसंद आ गया क्या कोई? भैया ऐसा हो तो मिठाई ना ही खिला। चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अरे लड़की को क्या जीवन भर बिठाने का इरादा है? तू बता बेटी, किस चीज की मिठाई खिला रही है? क्या हो गया? अरे पापा, आपको पता है ना, जिस डॉक्टर के अंडर में मैं काम कर रही थी, उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए मेरी स्कॉलरशिप पास करवा दी है। अब अस्पताल में ही क्लास चला करेगी, आगे की पढ़ाई भी और पैसे की कमाई भी। ये तो अच्छी बात है। तू पढ़ जाएगी तो छोटे को भी अपनी राह लगा लेना। बाकी मछली तो वैसे ही ऑलराउंडर है। तीनों बेटियों के बाद भी उन लोगों के घर किसी चीज की कमी नहीं थी। पापा ये लीजिए कार की चाबी, मैंने आपके लिए कार ली है। अब आप कहीं भी जाएं तो अपनी कार से जाइएगा। अरे क्या जरूरत थी? जितना खर्च करोगी दहेज मांगने वालों के मुंह भी उतने ही खुल जाएंगे। तो हम दीदी की शादी ऐसे घर में करेंगे ही नहीं जहाँ शादी के लिए पैसे मांगने की जरूरत हो। अरे जो खुद खड़ा नहीं होगा वो हम लोगों के कंधे में क्यों शादी करेगा? क्यों पापा? अरे शादी में तो दहेज मैंने भी लिया था, तो क्या मैं तेरी माँ के कंधे पर हूँ? खुद की पेंशन है, बेटियां कमा रही हैं, मजे हैं। बस एक मलाल है कि बेटा नहीं हुआ। पापा, जब आपने बोला कि मजे हैं, मैं तभी समझ गई थी कि अगली लाइन में आप यही बोलेंगे कि मलाल है। कोई बात नहीं पापा, फिलहाल आप ये कार लेकर घुमाओ। माँ तुम भी जाओ पापा के साथ।
दोनों पति पत्नी बेटी की दी गई गिफ्ट कार में बैठकर घूमने निकल रहे थे कि पड़ोसी बोल पड़ता है। अरे भाई साहब, नहीं कार, यहाँ तो साइकिल भी बेचने की नौबत है। नजर ना लगाइए भाई साहब, जीवन में कार का सपना पूरा होना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, लाखों की कार हम हजारों की कमाई वालों के लिए कहाँ मुमकिन थी, ऊपर से तब जब कोई बेटा भी नहीं है। वैसे भाई साहब, आपकी साइकिल बिक क्यों रही है? भगवान की दुआ से तो आपके 4 लड़के हैं। हाँ हाँ, आपको तो हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए। और खाक हेलीकॉप्टर भाई साहब, अब क्या छुपाना, 2 लड़के तो कुछ कमाते ही नहीं, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। और बड़े 2 जो किसी तरह जिम्मेदार बने भी हैं, बहू के कहने पर 1 पैसा हम लोगों को नहीं देते, ना इज्जत है ना मान सम्मान। हाँ भाई साहब, भाभी बता रही थी, बहू के होते हुए भी नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में। आप किस्मत वाले हैं भाई साहब, जो बेटियां घर के साथ साथ बाहर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। हाँ वो तो है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो ससुराल निकल जाएंगी, फिर तो वही हम दोनों और वही पेंशन। आप लोग भी कौन सा संजीवनी बूटी खा कर आए हैं। चलिए चलिए जाइए, नई कार का मजा लीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी बहन के घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है मिले। दोनों बहन के घर जाते हैं, जहाँ उसकी बहन और उसका पति बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई भाभी, आज रास्ता कैसे भूल गए आप लोग? अरे हम तो फिर भी भूल गए, तुम तो कभी नहीं आते हमारे घर। अरे कोई आने का साधन भी नहीं है ना, अब बस से आना हम लोगों के बस की बात तो रही नहीं भाई। अरे दे 2 कार थी, आप लोगों की कहाँ गई? भाभी वो तो जिसकी थी वो ले गया। मतलब? 2 बेटे हम दोनों से अलग हो गए हैं, अपनी कार ले गए, अब हम दोनों अकेले, खुद बनाना खुद खाना। भाई बहन के घर से मिलकर बेटी की गिफ्टेड कार में बैठकर निकल जाते हैं। काश हम लोगों को भी लड़का हो जाता। दिल्ली की रानी एक थी रानी। क्योंकि राजा की मौत एक हादसे में हो गई थी, रानी को ही राज्य संभालना पड़ रहा था। रानी का नाम था रानी रश्मिवती। रानी ईमानदार थी और प्रजा की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसके दरबार में 3 नौजवान आए, रमेश, सुरेश और दिनेश। कहो, क्या सहायता कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? हम आपके दरबार में काम करना चाहते हैं ताकि जनता की सेवा कर सके। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम लोगों को तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, माता पिता को लगता है कि हम किसी के लायक नहीं है, और हम साबित करना चाहते हैं कि हम लायक हैं। उत्साह बहुत अच्छा है, मगर अभी उम्र कच्ची है तुम लोगों की। अरे उम्र से क्या होता है रानी जी, शास्त्रों में लिखा है कभी किसी के ज्ञान को उसकी उम्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। और अगर सच में तुम अगर ये संकल्प करके आए हो कि तुमको यहाँ काम करना है, तो पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। 3 परीक्षा, एक शारीरिक परीक्षा, एक बुद्धि की परीक्षा और एक देशभक्ति की परीक्षा। और ये क्या है? वो मंत्री महोदय तुम्हें समझा देंगे, हमारे पास समय नहीं है। अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ। हाँ, हम तैयार है किसी भी परीक्षा के लिए। मैं भी तैयार हूँ कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो ठीक है मंत्री जी, आप इन तीनों की परीक्षा कल से ही शुरू कर दीजिए। जो आ गया रानी साहिबा। अगले दिन से ही तीनों की परीक्षा शुरू हो जाती है। पहले शारीरिक परीक्षा, यानी किस में कितना है दम, ये देखेंगे हम, क्योंकि शरीर में दम होगा तभी तो प्रजा की सेवा में दम लगा पाओगे। हमें क्या करना होगा? वो पेड़ दिख रहा है, जो सबसे पहले चढ़ेगा उस पे दरबार में नौकरी पाने के अवसर उसी के बढ़ जाएंगे।
मैं चढ़ता हूँ। अरे रुको रुको, गिनती गिनने दो। 1 2 3। 3 की गिनती के बाद रमेश और सुरेश भागकर पेड़ के पास गए, मगर दिनेश आराम से पेड़ के पास गया। जैसे ही रमेश और सुरेश आधे पेड़ तक चढ़ गए, दिनेश ने उन दोनों की टांग पकड़ के उन्हें नीचे गिरा दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। दिनेश की जीत हुई। अरे लेकिन इसने बेईमानी की। बेईमानी नहीं की, बुद्धि लगाई। शरीर के दम के साथ दिमाग में भी दम होना चाहिए। क्यों मंत्री जी? हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बात अगर बुद्धि की है तो बुद्धि की असली परीक्षा हम कल लेंगे। शाम को जाकर मंत्री रानी को सब बता देते हैं। यानी दिनेश उन सब में ज्यादा होशियार है। जी रानी साहबा। अगले दिन तीनों की बौद्धिक परीक्षा का समय होता है। आज हमें क्या करना है मंत्री जी? थोड़ा सब्र करो, कल जल्दबाजी में ही हारे थे तुम। सही कह रहे हैं मंत्री जी। अरे तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? तू भी तो हारा था ना कल। ए दिनेश, ज्यादा होशियार मत बन। अरे अरे अरे, लड़ो मत। आज की परीक्षा पर ध्यान दो। आज की बौद्धिक परीक्षा में ये कुछ बोरे हैं, कुछ में नमक है और कुछ में रुई। जिसको जो ले जाना है उठा लो। देखते हैं कि कौन जल्दी से कोई भी एक बोरा नदी के उस पार लेकर जाता है। समय शुरू होता है अब। तीनों बोरों की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश, नमक की बोरी भारी है, ले जाने में मुश्किल होगी। हाँ हाँ, सही कह रहा है, रुई हल्की है, हम दोनों रुई लेकर चलते हैं। अरे भाई, मैं तो नमक लेकर जाऊंगा। रमेश और सुरेश ये सोचकर हंसते हैं कि आज तो दिनेश हार ही जाएगा। दौड़ शुरू होती है। 1 2 3। तीनों नदी की तरफ भागते हैं। रुई में वजन कम होने के कारण रमेश और सुरेश आगे निकल जाते हैं और दिनेश थोड़ा पीछे। पर जैसे ही वो सब नदी में जाते हैं, दिनेश की बोरी का नमक गलने लगता है और वजन कम हो जाता है, जबकि रमेश और सुरेश की रुई में पानी भर जाता है और बोरी का वजन बढ़ जाता है। अरे ये इतनी भारी क्यों हो गई रमेश? अरे मुझे क्या पता, शायद जादुई बोरी है। अरे लगता है कि हम बेवकूफ बन गए। बने नहीं हो, तुम हो ही बेवकूफ। इतना तो पता होना चाहिए कि पानी में नमक गल जाएगा। दिनेश का पूरा नमक गल जाता है और बोरी खाली हो जाती है। वो जल्दी से रेस पूरी कर लेता है। इस परीक्षा के विजेता भी दिनेश ही हैं। उसने दिमाग लगाकर दिखा दिया कि वो बौद्धिक परीक्षा में भी रमेश और सुरेश से आगे है। अब कल तुम्हारी देशभक्ति की परीक्षा होगी, जो स्वयं रानी मां लेंगी। रात को फिर मंत्री रानी के पास जाकर बता देते हैं कि आज की परीक्षा में कैसे दिनेश ने अक्लमंदी दिखाई और बौद्धिक परीक्षा में भी उसी की जीत हुई। अरे वाह, दिनेश तो हमारे बहुत काम आ सकता है। हम उत्साहित हैं कल की परीक्षा के लिए। वो तो ठीक है रानी साहिबा, लेकिन हमने सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजा आकाशदीप हमारे राज्य की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ये तो चिंता की बात है, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। अगले दिन रमेश, सुरेश और दिनेश अपनी आखिरी देशभक्ति की परीक्षा के लिए दरबार में आते हैं। प्रणाम रानी साहिबा। नमस्कार रानी जी। प्रणाम रानी माँ। हमने तुम्हारी परीक्षा पर गौर किया। दिनेश आगे हैं। हम तुम तीनों में से किसी 2 को ही दरबार में काम दे सकते हैं। किसी एक को आज जाना होगा। तो देशभक्ति की परीक्षा के लिए तैयार हो? पूरी तरह से। मैं तीनों से एक ही सवाल करूंगी। जिसका जवाब सबसे सही लगेगा उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर दूसरे सबसे सही जवाब देने वाले को भी काम मिलेगा। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ज्यादा सोचने का समय नहीं होगा। जो मन में पहली बात आए उसका जवाब दे। तो सवाल ये है कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकते हो? मैं इस मिट्टी को साफ रखूंगा।
यहाँ के लोगों के भोजन की कमी को मैं पूरी करूंगा। अब मैं यहाँ के लोगों को गले लगा लगा के उनको खुशी दूंगा रानी माँ, और गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। मैं इस मिट्टी के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ रानी माँ। मंत्री, दिनेश को एक तलवार दो। जी रानी जी। दिनेश, पड़ोसी राज आकाशदीप की जान तुम्हारे हाथ में है। जाओ, अपना काम पूरा करो। आज रात को तुम उस पर हमला करोगे जब वो सो रहा होगा। दिनेश वहां से चला जाता है। रानी माँ, ये आपने क्या किया? अभी किया नहीं है मंत्री जी। आप आकाशदीप को संदेशा भिजवाओ कि पड़ोसी देश का एक कातिल रात को उन पे हमला करेगा, और दिनेश को पकड़वा दो। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? और क्यों कर रही हैं आप ऐसा? राजा को लगेगा कि हमने उसकी मदद की, उसकी जान बचाकर। वो हमारे राज्य का पीछा छोड़ देगा और हमारा एहसानमंद हो जाएगा। और दिनेश का क्या होगा? इस राज्य को दिनेश जैसे शातिर और लड़ाकू लोगों से ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोगों की जो लोगों को खाना खिलाने की और खुश करने की बात करे। और ये गुण सुरेश और रमेश में है। इन्हें नौकरी दे दो। दिनेश बहुत चतुराई से नौकरी हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने रमेश और सुरेश जैसे दोस्तों का भी नुकसान किया। पर रानी ज्यादा चतुर निकली। उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। दिनेश जैसे खूंखार युवक को राज्य से बाहर करवा दिया और पड़ोसी राजा आकाशदीप को अपना एहसानमंद कर लिया। पूरा दरबार रानी की जय जयकार कर रहा था।